आज हम लोग माननीय एडवोकेट बीएम सिंह जी के यहाँ उपस्थित हैं और आप देख रहे हैं कि हमारे साथ में माननीय एडवोकेट बीएम सिंह साहब बैठे हुए हैं। इनसे आज हम कुछ सवाल करना चाहेंगे। अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा कि माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ ने एक आदेश पारित किया है और उसी आदेश के सिलसिले में मैं एडवोकेट बीएम सिंह साहब जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों जगह देखते हैं और एक सामाजिक ऑर्गेनाइजेशन भी चलाते हैं जिसका नाम है डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय अधिवक्ता संघ भारत। तो आपसे आज हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं उसमें ये है कि हाल ही में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ ने एक आदेश पारित किया था जो 26 जुलाई 2022 को, जिसमें उन्होंने SC/ST को मिलने वाली आर्थिक सहायता को रोकने के संबंध में निर्णय आया है। तो उस सिलसिले में मैं एडवोकेट बीएम सिंह साहब से विस्तार से जानना चाहूँगा कि ये जो निर्णय आया है क्या संवैधानिक है या संविधान के विरोध में है, क्या कैसे है कानूनी रूप से। मैं माननीय एडवोकेट बीएम सिंह साहब से निवेदन करूँगा कि आप ये जो निर्णय आया है उसके बारे में विस्तार से बताने का काम करेंगे। माननीय एडवोकेट बीएम सिंह जी। साथियों, मैं बड़े अफसोस के साथ इस बात को कहना चाहूँगा कि माननीय उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने जो अभी फ़िलहाल में 26 जुलाई 2022 को आदेश किया और उसकी जो पृष्ठभूमि थी, अगर उसकी पृष्ठभूमि को देखा जाए और माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ की पीठ के आदेश को देखा जाए तो निश्चित रूप से वो आदेश बिल्कुल किसी भी रूप से कानूनी रूप से ठहरने योग्य नहीं। उसके 2-3 विस्तार से कारण हैं जो मैं आप सबको बताना चाहता हूँ। पिटीशन इसरार नाम के व्यक्ति ने, जो कि रायबरेली के हैं, उन्होंने एक पिटीशन धारा 482 CRPC के तहत में फाइल किया इस तथ्य को लेकर कि जो कंप्लेनेंट है उनके बीच में और इसरार के बीच में अब समझौता हो गया है इस बात को लेकर कि वो भविष्य में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। उनके बीच में संबंध माधुर्य हो गए हैं, वो झगड़ा नहीं चाहते, इसलिए वो अब समझौता करना चाहते हैं। ये तथ्य था और इस तथ्य को लेकर वो हाईकोर्ट के सामने गए कि साहब इस प्रोसीडिंग्स को अब हम चलाना नहीं चाहते, इसे क्वश कर दिया जाए। उस पिटीशन के अंदर किसी भी प्रकार का एक शब्द ये नहीं लिखा गया है कि SC/ST को SC/ST 1989 के एक्ट के तहत मिलने वाली जो आर्थिक मदद है उसको नहीं मिलना चाहिए। ये कोई प्लीडिंग नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, उस पिटीशन के अंदर एक भी इस बात की प्रेयर नहीं की गई है कि साहब SC/ST को मिलने वाली जो आर्थिक मदद है इसको समाप्त कर दिया जाए। पहली बात प्लीडिंग नहीं है, दूसरी बात कोई रिलीफ सीक नहीं किया गया। अब हमारे लिए ये कानूनी रूप से सोचना बड़ा मुश्किल हो रहा है, जिस समस्या के बारे में कोई प्लीडिंग नहीं है पिटीशन के अंदर, जिसके बारे में कोई रिलीफ शॉर्ट नहीं किया गया है, जिसके बारे में पिटिशनर काउंसिल की तरफ से कोई बहस नहीं गई है, उसके बावजूद माननीय उच्च न्यायालय ने अपने विचार से उस पिटीशन के अंदर ये इतना सारा ऑब्जर्वेशन करके, ऑब्जर्वेशन के बाद फाइंडिंग रिकॉर्ड करके, और फाइंडिंग ही रिकॉर्ड नहीं किया, उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट को आदेशित भी कर दिया। अब ये बात बड़ी समझने की है कि जो SC/ST एक्ट के तहत जो एग्रीव्ड लोग हैं, जो पीड़ित पक्ष हैं, वो कानून के द्वारा निर्धारित मदद के द्वारा उन्हें आर्थिक मदद मिलती है। वो कोई खैरात नहीं है, जो उन्हें मदद मिलती है वो मदद मिलती है रूल 12 सब क्लॉज 4 SC/ST एक्ट। ये रूल 12 सब क्लॉज 4 जो SC/ST एक्ट के तहत है वो है क्या, मैं आपको जरा इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। और बताने के साथ साथ मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि कोई गवर्नमेंट ऑर्डर हो। क्या गवर्नमेंट ऑर्डर हो, ये वो एक्ट है और वो एक्ट के तहत में ये रूल है। मैं थोड़ा सा विस्तार से आपको बताना चाहता हूँ। ये रूल स्पेसिफिकली प्रोवाइड करता है मेजर्स टू बी टेकन बाय द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन किन चीज़ों को ध्यान में रखकर इस कानून के तहत में उनको मदद देगा, इसके बारे में विस्तार से व्यवस्था की दी गई है। अब सवाल ये है
एक्ट ये सेंट्रल एक्ट है। ये सेंट्रल एक्ट का मतलब है केवल पार्लियामेंट और पार्लियामेंट के द्वारा ही ये अमेंड किया जा सकता है। स्टेट गवर्नमेंट को किसी भी प्रकार का सेंट्रल एक्ट के तहत अमेंडमेंट करने का, मॉडिफिकेशन करने का या रिपील करने का कोई भी अधिकार क्षेत्र नहीं होता है। लेकिन जो माननीय उच्च न्यायालय की जो लखनऊ बेंच है, लखनऊ बेंच ने इस बात को ध्यान में रखे बिना ही, इस तथ्य को संज्ञान में लाए बिना ही ये ऑर्डर पास कर दिया 26 जुलाई को। दूसरी बात, मैं इससे भी बड़ी बात कहना चाहता हूं कि जो ये रूल्स हैं, जब तक इन रूल्स को चुनौती नहीं दी गई है, जब तक इन रूल्स के बारे में कोई बात कोर्ट के सामने आई ही नहीं है, तो मुझे नहीं लगता किसी भी प्रकार से माननीय उच्च न्यायालय को इस पर अपना अभिमत देना चाहिए। क्यों? क्योंकि सीआरपी 482 के तहत में किसी भी स्टैट्यूटरी रूल्स को या एक्ट को या प्रोविजन को चैलेंज नहीं किया जा सकता। अगर उसे चैलेंज किया जा सकता है, जुडिशियल पावर अगर है, तो वो केवल और केवल 226 और सुप्रीम कोर्ट के समक्ष ही किया जा सकता है। 482 के तहत उसको चुनौती नहीं दी जा सकती है। जब 482 के तहत उसको चुनौती दी ही नहीं जा सकती है, तो अब सवाल ये लगता है कि ये फाइंडिंग आपने रिकॉर्ड क्यों किया? इसका सबसे बड़ा दोषी राज्य सरकार है, क्योंकि जितनी भी क्रिमिनल पिटीशन होती हैं उन सब में राज्य सरकार पक्षकार होता है और राज्य सरकार के वकील होते हैं। राज्य सरकार के वकील की ये जिम्मेदारी बनती थी कि माननीय न्यायालय को इस बात के बारे में वो अवगत कराते और वो बहस करते इस बात की कि इस पिटीशन के अंदर SC/ST को मिलने वाली जो इकोनॉमिक रिलीफ है वो चैलेंज नहीं है, अतः किसी भी प्रकार से इसको डिक्लेयर अनवैलिड या वॉइड या उसको इलीगल घोषित नहीं किया जा सकता था। लेकिन सरकार मिली होने की वजह से, क्योंकि SC/ST के लोगों को वो नहीं चाहती किसी भी प्रकार की मदद उन्हें मिले, इसलिए वो खुद जो काम नहीं कर सकते हैं, इसलिए कोर्ट के माध्यम से उन्होंने ये काम कराने का प्रयास किया। दिखाने के लिए राज्य सरकार ने अमेंडमेंट एप्लीकेशन लाया, मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन लाया, लेकिन मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन के अंदर एक भी ग्राउंड उन्होंने इस बात का नहीं लिया कि ये बात कोर्ट को संज्ञान में लाई जाती कि साहब जब ये चुनौती ही नहीं दिए गए हैं तो इस पर किसी भी प्रकार के आर्गूमेंट या किसी भी प्रकार की फाइंडिंग रिकॉर्ड करने की आवश्यकता नहीं है। सिंपली उन्होंने अपनी मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन में क्या कहा कि साहब ये राज्य सरकार का विषय नहीं है, इसलिए हम नहीं कर सकते। तो कोर्ट ने कहा ठीक है, किसका है कि सब सेंट्रल गवर्नमेंट का है, उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को आदेशित कर दिया। तो हमारे लिए समझना बड़ा मुश्किल हो रहा है कि अगर इस तरह की पिटीशंस आती हैं जिन पिटीशन में किसी भी प्रकार का कोई कायदा कानून चैलेंज नहीं है, उसके बावजूद उसमें फाइंडिंग रिकॉर्ड की जा रही है और आदेशित किया जा रहा है, निश्चित रूप से किसी भी प्रकार से वो कानून सम्मत नहीं है। नंबर 1। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा, खासतौर से मैं देश भर के और उत्तर प्रदेश के सभी बहुजन समाज के उन लोगों से अपील करना चाहता हूँ जो लोग SC/ST के विषय में गंभीर हैं और उन्हें लगता है कि कानून सम्मत तरीके से लड़ाई लड़ी जानी चाहिए। ये केवल किसी व्यक्ति विशेष को प्रभावित करने वाला ऑर्डर नहीं है। जिस व्यक्ति ने कंप्रोमाइज किया और गलत कंप्रोमाइज किया, सर्टेनली मैं इस बात के लिए वकालत करता हूं कि जो लोग गलत तरीके से अगर लोगों को फंसाते हैं तो कार्रवाई भी होनी चाहिए उनके खिलाफ, और यदि उन्हें आर्थिक मदद मिली है वो वापस की जानी चाहिए। लेकिन कितनी हैरानी की बात है, माननीय न्यायालय ने उस कंप्लेनेंट के साथ में जिस व्यक्ति ने यह समझौता किया है उसको मिलने वाली आर्थिक मदद को वापस लेने का आदेश नहीं किया, उसको वापस लेने का आदेश नहीं किया, उन्होंने उसको एज इट इज रखा। जो पिटीशन में कंप्रोमाइज मांगा गया वो भी उन्होंने अलाउ कर दिया, और SC/ST को मिलने वाली जो रिलीफ जो थर्ड पर्सन है जिनके बारे में ना तो कोई सुनवाई हुई है ना ही कोई प्लीडिंग हुई है, उसके बारे में एक ऑर्डर पास कर दिया। तो मैं उन सभी संगठन चलाने वाले लोगों से अपील करना चाहूँगा, क्योंकि ये ऑर्डर कानून सम्मत ना होने की वजह से समाज का प्रत्येक व्यक्ति इससे प्रभावित है, इसलिए माननीय न्यायालय के समक्ष वो अपनी मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन, रिकॉल एप्लीकेशन न्यायालय के समक्ष लाएं बड़ी संख्या में, जिससे कि न्यायालय को इस बात के बारे में संज्ञान हो सके किसी एक व्यक्ति के समझौता कर लेने मात्र से ये सच्चाई नहीं है कि SC/ST के मुकदमे झूठे होते हैं, क्योंकि SC/ST के मुकदमे झूठे नहीं होते हैं, बल्कि हकीकत में उनके ऊपर दबाव बनाकर, उनके ऊपर आर्थिक, सामाजिक और अन्य दबाव बनाकर समझौता करने के लिए बाध्य किया जाता है, इसलिए इस प्रकार की पिटीशंस न्यायालय में आती हैं। तीसरी बात मैं और कहना चाहूँगा, अगर इस तरह के ऑर्डर्स लगातार आते रहे, जैसा कि आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से एक ऑर्डर आया कि साहब झूठे मुकदमे होते हैं इसलिए FIR साहब नहीं होनी चाहिए, पहले उस पर जांच होनी चाहिए। देश के अंदर 2 अप्रैल का जो आंदोलन हुआ वो इसी विषय को लेकर था, इसी विषय को लेकर था, और
पूरे देश ने ये बताया कि नहीं ये गलत है, देश में आज भी जातिवाद है, छुआछूत है, इसकी वजह से लोग सड़क पर उतरे और बाद में सुप्रीम कोर्ट को भी इस पर यू टर्न लेना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट को ये बात समझ में आई कि नहीं SC ST के तहत जो घटनाएं होती हैं, जो मुकदमे होते हैं, निश्चित रूप से वो सही हैं, इसलिए FIR होने के बाद में किसी भी जांच की जरूरत नहीं है। FIR का मतलब FIR है। दूसरी बात, इसी एक्ट के अंदर ये प्रावधान किया गया, मैं ये भी आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं, इसी एक्ट के अंदर ये भी प्रावधान किया गया है, रूल 4, ये रूल 4 है। ये रूल 4 किस लिए है? रूल 4 के अंदर स्पष्ट दिया गया है जो भी पब्लिक अथॉरिटी अगर अपनी ड्यूटीज का निर्वहन नहीं करती है तो उनके खिलाफ भी यहां कार्रवाई का प्रावधान किया गया है। यानी अगर वो FIR दर्ज नहीं करते हैं तो SP या जो SHO है उनके खिलाफ FIR होने या उनके खिलाफ कार्रवाई करने का प्रावधान है। क्या किसी न्यायालय ने इस बात को आज तक संज्ञान में लिया? क्यों नहीं लिया? तमाम तरह से कमजोर लोग उनके थाने में जाते हैं, उनके SSP के पास जाते हैं, FIR दर्ज नहीं होती है, प्रावधान होने के बावजूद कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए। स्टैट्यूटरी व्यवस्था होने के बावजूद कोई नहीं लिया जाता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जो बेनिफिशियल लेजिस्लेशन है आम जनता के लिए, उनको बेनिफिट मिलना चाहिए, उसको नहीं दिया जा रहा है, बल्कि उसकी ऐसी व्याख्या की जा रही है जिससे कि समाज प्रभावित हो रहा है। इसलिए मैं आखिर में 2 ही बात आपके इस चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा। जो भी SC ST समाज के जो लोग हैं और उन्हें लगता है कि कानूनी लड़ाई है, इसलिए बड़ी संख्या में न्यायालय के समक्ष आए, वो अपनी मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन डालें और इस कार्रवाई के लिए वो आगे आएंगे। और ये कानून सम्मत निर्णय ना होने की वजह से मैं ऐसा मानता हूँ बिल्कुल ठहरने योग्य नहीं है, न्यायालय इस पर पुनर्विचार करेगा, ऐसा मेरा मानना है। धन्यवाद सर।